हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं गिलफुल स्टडी। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस का पार्ट 4, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पर सब आए हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तेल दीप की बत्ती में तेल। ठीक है, आपने देखा होगा ना, दिए में जो तेल डाल के हम जो जलाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तेल दीप कहते हैं। तो बत्ती में जो तेल है के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? जो तेल ऊंचा उठता है उसका कारण क्या होता है? तो वो होता है किसका क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तेल दीप की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान समझिएगा। सांद्रता की इकाई क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। याद रखिएगा, विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसकी इकाई क्या होती है? तो वो होती है पाइजूली। ठीक है, इसकी क्या होती है? पाइजूली, या फिर एक और होती है पास्कल्स पर सेकेंड, सॉरी पास्कल्स इनटू सेकेंड इसको हम लोग कहते हैं। तो आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोंसी। तो बायोंसी का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थे आपके साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि उत्प्लवकता का जो संबंध है वो किससे है, या फिर जो उत्प्लवकता का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो आपको बोलना होगा आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगे में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब देखो चमगादड़ को दिखता नहीं है तो वो क्या करता है? वो ना साउंड वेव्स निकालता है। वो साउंड वेव्स निकालता है। तो वो किस तरह का वेव्स को निकालता है, ये आपसे यहाँ पर पूछना चाहता है। ठीक है, तो अवरक्त तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रसुर तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परस तरंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इसका जो रेंज होता है वो होता है 20,000 से ऊपर होता है। इसके ऊपर बोल सकते हैं। एबव मतलब बोल सकते एबव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसके ऊपर के साउंड को क्या बोलते हैं? परासुरस साउंड कहते हैं। अगला सवाल देखिए। परासुरस साउंड ध्वनि है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि 20,000 के ऊपर से अधिक। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और आरआरबी में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखो आपको पहले यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि ध्वनि की चाल कितनी है? 332। ये सब की जानते हैं कितने होती है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको एक और बात जानना होगा कि जो ध्वनि की चाल होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान पर करती है, डेंसिटी पर करती है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस गामा पर करती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया दबाव, इस पर ध्वनि निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब आप चाहे उसको दोगुना करो, तिगुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कि 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ध्वनि के स्पीड पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखिए। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी से इसको पूछा भी है। तो वायु में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात में? देखो निर्वात में चलता नहीं है ये ध्वनि, वायु और जल में चलता है और इस्पात में चलता है। तो सॉलिड मीडियम में ज्यादा होता है। तो इस्पात क्या है? सॉलिड मीडियम में। तो सॉलिड मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे किस में टिक करेंगे? हम लोग इस्पात में टिक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? देखिए हम लोग जो डेसिबल, हम लोग जो शोर यहाँ पे जो लिख रहा ना ये, ठीक है, तो इसको हम जो साउंड का जो डेसिबल जो शोर होता है उसको हम लोग डेसिबल में काउंट करते हैं, इंटेंसिटी को काउंट करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आपको कुछ कुछ कंडीशन गिवन है। जैसे मान लीजिए कि ठीक ठाक या फिर ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, तो इसकी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब
जो डिस्प्ले होता है वो होता है 30 से 40 इसके बीच में होता है। ठीक है, साधारण बातचीत एक ही बात है, मतलब इसके आसपास होता है 40, तो आप 40 50 60 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गाली सॉरी गली के शोर, गुल की आवाज, ठीक है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसको 50 से 60 एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया, 100 दिया हुआ है। यहाँ देखो जो मशीन होता है, मशीन और दुकान, यहाँ से जो साउंड आता है बहुत ही ज्यादा आता है, तो हम इसको 100 का रेंज में रख सकते हैं, 100 रेंज में रख सकते हैं। ठीक है, तो 100 से लेकर 110 तक का इसका रेंज होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन में जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल समझिए, एक सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण क्या हो सकता है। मतलब आपको डिफरेंस समझना है कि बांसुरी और सितार को जब बजाइएगा तो किस में, मतलब किस का के कारण आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उस पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल ध्वनि गुणता, बिल्कुल सही बात है। देखो बांसुरी और सितार इन दोनों का जो ध्वनि का जो गुण है, मतलब क्वालिटी है, वो डिफरेंट होता है। इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है, तो हम लोग क्वालिटी से ये समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो हमने ऑप्शन में क्या टिक किया, ऑप्शन नंबर डी में टिक किया। ठीक है, आगे देखिए, एक जेट विमान वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है। अब समझिए कि मैक नंबर क्या होता है। देखो मैक नंबर का मतलब होता है, मैक नंबर का मतलब होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल लिखो, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ पार्टिकल इन इन एयर या फिर साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैक नंबर कितना है, मैक नंबर 2 है। आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, यहाँ पर ये निकालना है, डिवाइड बाई कितना स्पीड दिया हुआ है 332, तो यहाँ लो 332 लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो बोल रहा ना वायुयान की चाल, तो यहाँ हो जाएगी वायुयान की चाल बराबर 2 × 332, तो ये हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हैं, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया था कि ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो डेसिबल है इससे हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग काउंट करते हैं कि ध्वनि कितनी तीव्र है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करती है। अब देखो इको उत्पन्न करना, इको जो वर्ड है ना ये साउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउंड के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इको बनता है वो बनता है परावर्तन के कारण। जैसे मान लो यहाँ कोई एक दीवार है, साउंड जा रहा है और टकरा के आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, अब इको पर अब क्या क्या दोस्त, जैसे सोनार है ना, जानते हैं आप लोग सोनार, सोनार इको पर काम करता है, रडार, रडार भी इको पर ही काम करता है। ठीक है, तो इको का जो यूज है बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ साइंस। अगला सवाल देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। अब देखो इसको समझने के लिए आपको एक नया एक सिंपल सा वर्ड समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। याद कर लेना, जब भी ऐसा कोई सिस्टम आया, जैसे कोई सवाल आए उसमें क्या डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट को टिक करना है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने चीज को एज्यूम किया होगा कि मान लो अगर कोई ट्रेन या फिर गाड़ी आपके सामने आ रही है और वो हॉर्न हॉर्न ब्लो कर रही है, तो जो हॉर्न का जो तीव्रता है वो आपको ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन जैसे वो गाड़ी आपसे दूर जाएगी तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट को सही करते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होगा। अब देखो केल्विन में बताना है आपको टेम्परेचर, तो पहले पता करते हैं कि हम मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, इसको 273 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 310
केल्विन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों एक ही होंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बहुत पहले आप लोग जब 9-10 में पढ़ते होंगे तो इस तरह सवाल मिलते होंगे कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं। तो सबको याद होगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है इसको, फॉर्मूला याद कर लेना, C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कितना पुट करना है, यहाँ भी x पुट करना है और यहाँ भी आपको x पुट करना है और x का मान निकाल लेना है, आपको -40 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।